नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद आज रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी और ममता पवन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं इन पार्षदों की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि ये पांचों पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम ना करने के रवैये से तंग आ चुके थे। इन सभी की एक ही राय है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उसी तरह वे भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए ऐसा ही काम करना चाहते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आज रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 में जनसुराज बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 सीटों पर महिलाओं को आगे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा है कि 2030 में 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज से नेत्री बनाया जाएगा। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं थी, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी बराबरी की भागीदारी संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2025 में जब जनसुराज की सरकार बनेगी, तब एक के अंदर किसी को मजबूरी में 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जहां कहीं तारीफ हो रही है, तो वहीं आलोचना भी सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यूपीएस की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से 25 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और अगर राज्य सरकारें इसे मंजूर कर देती हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना के दावों पर कहा कि पहले राहुल गांधी सत्ता में आए तब वे जातिगत जनगणना कराएंगे, अभी वे सपना देख रहे हैं। केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना से भी ज़्यादा खराब है। यह देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन योजना से देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है। आप नेता ने आगे कहा कि हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। अंतिम के 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी। कुल मिलाकर यह एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर योजना है। देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने यूपीएस पर कहा कि भाजपा नीत एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया, लेकिन इसे फिर से लागू करने में क्या दिक्कत थी। अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहा और अब वह वृद्धावस्था में पहुंच गया है, तो क्या उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देना सही है? इस महंगाई में वह अपना जीवन कैसे चलाएगा? पुरानी पेंशन योजना सबसे अच्छी योजना थी। वहीं लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सबसे पहले उनसे पूछिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यह इस सरकार का सबसे खराब फैसला है। यह कामकाजी वर्ग के लिए यूनिफाइड पेंशन नहीं है और इससे 10% लोगों को भी फायदा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने भी राहुल गांधी के जनगणना वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जातीय जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जनगणना कराई और उस समय हम लोग इंडिया में थे, तब तो बैठक हुई। हमने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करें। उन्होंने ममता बनर्जी के दबाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लल्लन सिंह ने आगे सवाल किया कि जब हमने गणना करा ली तो आज तक कभी राहुल गांधी ने क्या बिहार में उसकी प्रशंसा की? वो जनता को भ्रमित करने के लिए बस एक नारा दे रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के दक्षिणी इलाके में इजराइल की ओर से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एनएनए ने बताया कि इजरायली विमानों ने कथित तौर पर एनकाना, बसालिया, कफर मेलकी, पीर क्लब इलाके के साथ साथ साजद, कफर फिला और सरबा के शहरों के बाहरी इलाकों को भी निशाना बनाया है।
इसके अलावा हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह उन पर बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहा था और इसे रोकने के लिए उसने आत्मरक्षा में हमला किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस समय तनाव बढ़ा हुआ है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, तो वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 रॉकेट दागने का दावा किया है। इजरायली सेना ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि उनके लड़ाकू विमान लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का ऐसा कहना है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट दागने की गतिविधियों का पता लगने के बाद यह कदम उठाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के मिसाइलों और रॉकेटों के हमलों को दूर करने के लिए अपनी आत्मरक्षा में लेबनान पर हमला किया है। इजराइल ने यह भी कहा कि लेबनान में हमला करने से पहले आम लोगों को तुरंत ही हिजबुल्लाह के इलाकों को छोड़ने की चेतावनी दे दी गई थी। आपको बता दें कि लगभग 3 दिन पहले भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को निशाना बनाया था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के अंदर हथियार डिपो और मिलिट्री बिल्डिंग्स को निशाना बनाया था। इस हमले के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना था कि हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए। अब इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स के इलाके में 50 से भी ज़्यादा मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का कहना था कि उसने अपने मिलिट्री कमांडर फौज शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था और अब इजराइल द्वारा इसी हमले की जवाबी कार्रवाई जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल की एक आपात सुरक्षा बैठक बुलाई है। इजरायली पीएम ने तेल अवीव में इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने देश की रक्षा करने और निवासियों को सुरक्षित रूप से उनके घरों तक वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने इजराइल पर हमला करने की हिजबुल्लाह की तैयारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम किया है। हमारी सेना की तैयारी के चलते हम हिजबुल्लाह के हज़ारों रॉकेटों को नष्ट करने में सफल हो पाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के मद्देनज़र इजराइल में एहतियातन 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक अन्य बयान में कहा कि जातिगत जनगणना से आबादी पता चलेगी, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी पता करना ज़रूरी है। यह पता करना ज़रूरी है कि भारत में धन किस तरह से बांटा जा रहा है, ओबीसी और दलितों के पास कितना धन है, यह पता करना ज़रूरी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि जातिगत जनगणना को रोका जा सकता है तो मैं यह बता दूं कि यह होकर ही रहेगा। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक सर्वे भी होकर रहेगा। राहुल ने आगे प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए सीधा कहा कि अगर प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री यह कराएंगे और वह दूसरे प्रधानमंत्री को ऐसा करते देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सम्मान समारोह को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। बसपा प्रमुख ने आगे लिखा कि बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले माननीय श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल और चरित्र से जरूर सजग रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शनिवार को छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में जनगणना कराने को लेकर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि देश में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं कराई गई है। अब इस बीच केंद्रीय मंत्री ने जनगणना को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उचित समय पर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कि कैसे होगा और कब होगा। देश में जनगणना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि 2021 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है। ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है।
आरजेडी नेता ने कहा कि क्यों रोके हुए हैं, चिंता होती है, संदेह होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़े से बड़े मुश्किल दौर में भी जनगणना नहीं रुकी, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बल्कि एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर समाज की हकीकत सामने आ जाएगी। अगर हम यह हासिल नहीं करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5 से 3% लोग 96% लोगों की तकदीर का लगातार फैसला करते रहें। केंद्र सरकार ने कल शनिवार को नई पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी और इस योजना को आने वाले समय में लागू किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस योजना के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसमें 50% तय पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है। यह राशि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% होगा। इस तय राशि के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और कर्मचारियों के पास नई पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच चयन करने का विकल्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।